हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल रश्मि लाइव ट्यूटर्स में पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो गायनी से रिलेटेड है, जिसका नाम है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट जो है वो आज की डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ही कॉमन हो गई है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है और फीमेल्स के अंदर हार्मोनल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत ज्यादा आने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट की डेफिनेशन की। तो ओवेरियन सिस्ट की डेफिनेशन जो है उसका मतलब है एनी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड सराउंडेड बाय अ वेरी थिन वॉल। मतलब ओवरी के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? सिस्ट फॉर्मेशन। एंड ओवेरियन फॉलिकल से अगर कोई भी ओवेरियन फॉलिकल जो है वो 2 सेंटीमीटर से बड़ी साइज की होती है तो उसे क्या बोला जाता है? सिस्ट बोला जाता है। और अगर वो 2 सेंटीमीटर से छोटी है तो वो क्या है? ओवेरियन फॉलिकल है। लेकिन अगर वही ओवेरियन फॉलिकल जो है वो जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है, 2 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाती है, तो हम उसे अब ओवेरियन फॉलिकल नाम बोलकर क्या नाम देते हैं? सिस्ट नाम देते हैं। तो ये कोई ना कोई हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होती है। फिर हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसके क्लासिफिकेशन के अंदर देखिए, फंक्शनल सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट एंड एंडोमेट्रॉइड सिस्ट। सबसे पहले हम एंडोमेट्रॉइड सिस्ट की बात करते हैं। तो एंडोमेट्रॉइड जो है वो एक इंफ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से होती है जिसे बोला जाता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के इन्फ्लामेशन को एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता है। और अगर एंडोमेट्रियोसिस किसी फीमेल को है तो क्या होता है, इस छोटे छोटे स्मॉल पैचेस जो एंडोमेट्रियम के होते हैं वो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं और ब्लीड करके छोटे छोटे ब्लड के कलेक्शंस बना लेते हैं और वो ब्लड के कलेक्शन चारों तरफ से एक लेयर से कवर हो जाते हैं और इस तरीके से ये एक एंडोमेट्रॉइड सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस के फेलोपियन ट्यूब्स के आउटर साइड में ग्रोथ करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं वो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ चिपकना शुरू कर देते हैं। फिर सेकेंड हम बात करते हैं डर्मोइड सिस्ट की। जो डर्मोइड सिस्ट है बेसिकली ये नॉन मैलिग्नेंट होती है। इसके अंदर जो सिस्ट होती है उसके अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्रा साइटोडर्मल एलिमेंट इकट्ठा हो जाता है, जैसे स्किन या फिर हेयर। ये एक्स्ट्रा इसके अंदर कलेक्शंस दिखाई देने लग जाते हैं। देन उसके बाद में आती है फंक्शनल सिस्ट। तो जो फंक्शनल सिस्ट है बेसिकली ये अगेन 3 टाइप की होती है। पहली है ग्राफियन फॉलिकल सिस्ट, दूसरा है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट और तीसरी है हेमरेजिक सिस्ट। तो जो ग्राफियन फॉलिकल सिस्ट होती है ये सबसे कॉमन सिस्ट होती है। जब ग्राफियन फॉलिकल जो है मिच्योर होकर के रप्चर हो जानी चाहिए, वहां पर ग्राफियन फॉलिकल मिच्योर होकर रप्चर होकर के एक मेच्योर ओवम को रिलीज नहीं करती, बल्कि वो साइज में ओवर साइज होकर के एक सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड आती है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। जो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट है इट में रप्चर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये मेंस्ट्रुएशन ब्लड फ्लो जब होता है उस टाइम पे ये रप्चर होती है और रप्चर होकर के ये क्या करती है, एक स्कार छोड़ देती है और उस स्कार को हील होने में कम से कम 3 महीने का 3 मंथ्स का टाइम लगता है। फिर उसके बाद में आती है हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्ट जो होती है ये स्मॉल ब्लड वेसल, यानी कि एक नॉर्मल सिस्ट जो होती है उस नॉर्मल सिस्ट के सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं और रप्चर होने की वजह से ये जो सिस्ट है इसी के अंदर क्या कलेक्ट हो जाता है? ब्लड कलेक्ट हो जाता है। तो यही सिस्ट जो है वो नॉर्मल सिस्ट से अब किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वो हेमरेजिक सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और धीरे धीरे ये जो हेमरेजिक सिस्ट है ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है, बनती रहती है, डिसॉल्व होती रहती है, बनती रहती है, डिसॉल्व होती रहती है। तो ये ऑटोमेटिकली सेल्फ लिमिटिंग होती है, इसके लिए हमें ज्यादा ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। तो बेसिकली जो ओवेरियन सिस्ट है वो 3 टाइप की होती है। फंक्शनल में फिर से 3 टाइप होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट और हेमरेजिक सिस्ट। जिसमें से ग्राफियन फॉलिकल सिस्ट सबसे कॉमन होती है, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल मिच्योर होकर के एक रप्चर होने के बाद एक मिच्योर ओवम को रिलीज नहीं करती, बल्कि वो जब उसे रप्चर होना चाहिए उस टाइम पे वो ओवर साइज होकर के सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है।
कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट जो है मेंस्ट्रुएशन के टाइम में बनती है और इसको हील होने में 3 मंथ्स का टाइम लगता है। हेमोरेजिक सिस्ट जो होती है वो नॉर्मल सिस्ट ही होती है, लेकिन उसके चारों तरफ की ब्लड कैपिलरीज के रप्चर हो जाने की वजह से जो ब्लड है इस सिस्ट के अंदर फिल हो जाता है और नॉर्मल सिस्ट ही हेमोरेजिक सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपने आप डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। देन उसके बाद में डर्मोइड और एंडोमेट्रॉइड सिस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें डर्मोइड जो होती है वो नॉन मैलिग्नेंट होती है और इसके अंदर कोई ना कोई स्किन या हेयर की एबनॉर्मल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। एंडोमेट्रॉइड सिस्ट जो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होती है। फिर हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसके अंदर हमें एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलती है और उसके साथ एब्डोमेन में ब्लॉटिंग रहती है। ब्लॉटिंग के सिम्टम्स रहते हैं, इररेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं फीमेल के, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नीवी कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट जो है वो बनने की वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेंटेन नहीं हो पाते हैं। एंड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो है बार बार एक फीमेल को यूरिनेशन की अर्ज होती है। देन एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब धीरे धीरे भूख लगना जो है वो कम हो जाता है। सडन और सीवियर शार्प पेन होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे सिस्ट बनती है पेन रहता है और जैसे जैसे सिस्ट डिसॉल्व होती है पेन कम होना शुरू हो जाता है। देन पेल्विक एरिया में एक एबनॉर्मल प्रेशर जैसा लगता है, एक एबनॉर्मल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देन ब्रेस्ट में भी जरूरत से ज्यादा टेंडरनेस रहती है। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना एक कॉमन चीज है, लेकिन अगर ये ब्रेस्ट में टेंडरनेस नॉर्मल से ज्यादा है तो वो ओवेरियन सिस्ट को इंडिकेट करता है। देन नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है वो रह सकता है मदर को या फीमेल को। देन फुलनेस ऑफ प्रेशर इन द एब्डोमेन, और एब्डोमेन में हमेशा एक हैवीनेस, एक फीलिंग ऑफ फुलनेस जैसा फील होता है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स है। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इसके स्टेजेस की, तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर लिमिटेड टू ओवरीज। फर्स्ट स्टेज में जो सिस्ट है सिर्फ ओवरीज तक ही लिमिटेड रहती है, सिर्फ ओवरीज ही इससे अफेक्ट रहती है। देन सेकंड है इन्वॉल्व वन और बोथ ओवरीज एंड पेल्विक एक्सटेंशन। यहाँ पर एक या दोनों ओवरीज यहाँ पर इन्वॉल्व रहती हैं और धीरे धीरे पेल्विक एरिया को भी ये एक्सटेंड करती जाती है, पेल्विक अदर ऑर्गन्स को भी धीरे धीरे इन्वॉल्व करती रहती है। देन उसके बाद में इन्वॉल्व बोथ ओवरीज, पेरिटोनियम एंड पेल्विक लिम्फ नोड्स। ये थर्ड स्टेज के अंदर दोनों ओवरीज और पेरिटोनियम और जो पेल्विक एरिया में जो लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और अगर हम यहाँ पे इसे क्योर नहीं करेंगे तो ये फोर्थ स्टेज में चला जाएगा, जहां पर ये एक या दोनों ओवरीज को इन्वॉल्व कर लेगा एंड यहाँ पर डिस्टेंस मेटास्टेसिस नजर आएगा, जहां पर लीवर और लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो हम जो ओवेरियन सिस्ट है उसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर पेशेंट की हिस्ट्री लेकर के कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके हार्मोन डिसबैलेंसमेंट तो नहीं है या फिर उसकी पहले से कोई एबनॉर्मलिटीज चली आ रही थी मेंस्ट्रुएशन के अंदर, इसकी हम हिस्ट्री लेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड सिटी स्कैन करेंगे। सिटी स्कैन से हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं ओवरीज में कहाँ कहाँ पर सिस्ट है। देन लैप्रोस्कोपी करके हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिस्ट का साइज क्या है, किस एरिया में लोकेटेड है। और लैप्रोस्कोपिक एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम डायग्नोज के साथ साथ अगर हम सिस्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो हम सिस्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। देन सोनोग्राफी, इट इज वन ऑफ द कॉमन मेथड टू डायग्नोज एनी डिजीज। तो यहाँ पर हम सोनोग्राफी करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सिस्ट है वो किस टाइप की हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में दो मैनेजमेंट आते हैं इसके, एक आता है मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो साइज ऑफ सिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्ट का साइज क्या है। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हम जो मेडिकल मैनेजमेंट में यूज करते हैं वो पेन रिलीवर या पेन किलर मेडिसिन यूज करते हैं, और पेन किलर मेडिसिन में हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो एसिटामिनोफेन होती है। सेकेंड यहाँ पर होता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की बनी हुई होती हैं। तो बेसिकली वो काम क्या करते हैं, वो
ओवरी में जो सिस्ट होती है उसके साइज को श्रिंक करने का काम करती है, उसके साइज को छोटा करने का काम करती है, और इसके साथ ही जो मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटी है या उसकी वजह से सिस्ट है तो ये क्या करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करती है, जिससे धीरे धीरे श्रिंक का साइज छोटा होता जाता है और सिस्ट जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। देन थर्ड आती है एडजुवेंट थेरेपी। एडजुवेंट थेरेपी बेसिकली इन थेरेपीज के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करी जाती है, जिसमें हम पेन किलर्स भी देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी देते हैं, और पेशेंट को स्टेज के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। जैसे अगर स्टेज 1 है तो हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देंगे, अगर स्टेज 2 है तो यहाँ पर कंबाइंड कीमोथेरेपी देंगे, दैट मीन्स हम उसको मेडिकल और कीमोथेरेपी दोनों ट्रीटमेंट देंगे, और अगर स्टेज 3 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्जिकली सिस्ट को रिमूव करेंगे और पेशेंट को साथ में कीमोथेरेपी भी देंगे। फिर हम बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में इसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो सबसे पहला होता है कि जब हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करते हैं तो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के टाइम पर ही हम क्या करते हैं, जो सिस्ट बड़े साइज की होती है हम उनको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जो सिस्ट होते हैं वो इतने ज्यादा बड़े और इतने ज्यादा फैले हुए होते हैं कि हम जो ओवरीज है हमें उन पूरी की पूरी ओवरीज को ही रिमूव करना पड़ता है। देन उसके बाद में थर्ड जो प्रोसीजर है वो है TAHBSO, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी का मतलब कि हम एब्डोमेन के थ्रू अप्रोच करते हैं और पूरे के पूरे यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं, हिस्टेक्टमी, और उसके साथ बाइलेटरल साल्पिंजियोफ्रेक्टमी। और यहाँ पर हम यूट्रस को रिमूव करने के साथ साथ दोनों तरफ की जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनको, और दोनों तरफ की जो ओवरीज होते हैं, ओफ्रेक्टमी दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ओवरीज, एंड साल्पिंजेक्टमी दैट इज रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर हम हिस्टेक्टमी, साल्पिंजेक्टमी एंड ओफ्रेक्टमी इन तीनों को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये कंबाइंड तरीका होता है, और इसके साथ हम पेशेंट को कीमोथेरेपेटिक मेडिसिन भी स्टार्ट कर देते हैं, ताकि पेशेंट के अंदर जो अगर थोड़ा बहुत मेटास्टेसिस हुआ है इसका तो ये आगे और ऑर्गन्स तक फैल करके 4th स्टेज में कन्वर्ट ना हो। तो हमने इसका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट देखा, उसके बाद में बात आती है इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर हमें प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव और इंट्रा ऑपरेटिव केयर हमें पेशेंट को देनी होगी, और पेशेंट को हमें एजुकेट भी करना होगा कि वो वेल बैलेंस्ड डाइट ले, कंप्लीट बेड रेस्ट करे, टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाने के लिए आए, और जिस तरीके से मेडिसिन दी गई हैं उनको उसी तरीके से उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ ले। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन लगता है, कोई अदर सिम्टम्स अराइज होते हैं तो तुरंत जो है वो डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करे। तो ये जो आज का टॉपिक था, अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और जिस टॉपिक पे आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय बाय।